दर्जी की एक छोटी सी गलती और बादशाह के दरबार में 4 लोगों को फांसी की सजा। कहानी पूरी सुने। सिर्फ एक खाने पर इतना बड़ा झगड़ा। इस हसीन दुल्हन ने अपने शौहर के साथ जो किया आप सोच भी नहीं सकते। एक रात की मेहमानी ने सबको कातिल बना दिया। अरब की सबसे मशहूर सजा और इंसाफ की कहानी। जमाना गुज़िश्ता में शहर के अंदर एक दर्जी रहता था। एक रोज वो अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था कि एक कबड़ा गोया गाने वाला उसकी दुकान के सामने बैठकर गाने लगा। दर्जी को इसका गाना पसंद आया। वो कबड़े से कहने लगा कि आज की रात मेरे यहाँ रहो, रात को सुकून से तुम्हारा गाना सुनूंगा, जो कुछ मुयस्सर होगा दे दूंगा। कबड़ा मान गया। चुनाचे रात वादे के मुताबिक दर्जी दुकान बंद करके घर जाने लगा। कबड़ा गाने वाला भी उसके साथ हो लिया। घर पहुंचकर दर्जी ने अपनी बीवी से कहा कि जल्दी खाने से फारिग हो जाओ, मैं आज गाने वाला लाया हूं जो बड़ा अच्छी आवाज वाला है। बीवी ने खाना लाकर सामने रखा, उसमें मछली भी थी। दर्जी ने कबड़े को भी बुला लिया और दोनों खाना खाने लगे। खाने के दौरान अचानक मछली का एक कांटा कबड़े के हल्क में फंस गया। बहुत कोशिश की लेकिन कांटा ना निकला और कबड़ा बेजान होकर गिर गया। दर्जी को फिक्र हुई कि कहीं इस कबड़े के जुर्म में गिरफ्तार ना हो जाऊं। बहुत देर के बाद दर्जी के जहन में एक तरकीब आ गई और कबड़े को अपनी पीठ पर लाद कर एक हकीम के मकान पर पहुंचा। दरवाजे पर अंदर से नौकरानी ने आकर पूछा कि क्या है। दर्जी ने 5 दिनार उसके हाथ में दिए और कहा कि हकीम साहब को बुला दो कि एक बीमार को दिखाना है। नौकरानी अंदर गई तो दर्जी ने कबड़े की लाश दरवाजे से लगाकर खड़ी कर दी और खुद खामोशी से अपने घर वापस चला गया। हकीम साहब मरीज को देखने बाहर आए। जब दरवाजा खोला तो कबड़ा नीचे गिर गया। हकीम साहब ने करीब आकर देखा तो मालूम हुआ कि कबड़ा मर चुका है। हकीम घबराया कि कहीं ये मेरे जिम्मे न लग जाए। फिर घर आकर बीवी से मशवरा किया, क्योंकि उनके पड़ोस में बादशाह का मोदी गल्ला फरोश रहता था। मियाँ बीवी ने मिलकर कबड़े की लाश मोदी के घर उतार दी। मोदी उस वक्त तक घर वापस नहीं आया था। आधी रात गुजरी। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। मोदी ने ख्याल किया कि शायद गल्ला चोर है। लकड़ी उठाकर मारने लगा। कबड़े की लाश जमीन पर गिर पड़ी। मोदी ने पास आकर देखा कि लकड़ी खाकर कबड़ा मर गया। अब मेरी खैर नहीं। चुनाचे उसने नाश को उठाया और बाजार में लाकर दुकान के सहारे खड़ी कर दी। इत्तेफाकन एक फरंगी सौदागर गैर मुल्की ताजिर किसी दावत में शरीक होकर वापस आ रहा था। दूर से नाश देखकर समझा कि चोर दुकान का ताला तोड़ रहा है। चुनाचे शोर करता हुआ दौड़ा और कबड़े की नाश पर 2-3 लकड़ियां मारे। लाश नीचे आ पड़ी। इतने में शोर सुनकर कुछ अहले मोहल्ला और सिपाही जमा हो गए और कबड़े को मुर्दा देखकर उन लोगों ने फरंगी को गिरफ्तार कर लिया और कबड़े की नाश के साथ काजी शहर के सामने पेश किया। काजी साहब ने फरंगी को कातिल करार दिया और फांसी की सजा का हुक्म दिया। तमाम शहर में ऐलान करा दिया गया कि कल एक कबड़े के कत्ल के इल्जाम में फरंगी सौदागर को फांसी दी जाएगी। लोग गिरोह दर गिरोह सजा देखने के लिए जमा हो गए। अभी फरंगी सौदागर को फांसी नहीं दी गई थी कि बादशाह का मोदी आगे बढ़ा और कहने लगा कि इस बुजुर्ग का कातिल ये नहीं बल्कि मैं हूँ। काजी साहब ने इसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो हकीम साहब ने काजी साहब से अर्ज किया कि ये बिल्कुल बेगुनाह है, बुजुर्ग मेरे हाथ से मरा है। काजी साहब ने हकीम साहब को गिरफ्तार कर लिया तो दर्जी ने कहा कि जनाब ये सब बेकसूर हैं, ये कबड़ा असल में मेरे यहाँ मरा है। काजी साहब परेशान हो गए कि ये क्या मामला है। चुनाचे उन्होंने कबड़े की नाश फरंगी सौदागर, मोदी, हकीम साहब और दर्जी सबको खलीफा साहब के दरबार में पेश किया। मुल्जिमान खलीफा के दरबार में थे और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। बादशाह ने तमाम वाकयात सुनकर कहा कि तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी की कहानी बयान करो और कबड़े के वाकयात से ज्यादा अजीब तुमने कोई वाकया सुनाया तो मैं बुरी कर दूंगा, वरना तुम सबको इस कबड़े के कत्ल के बदले में कत्ल करा दूंगा। सबसे पहले फरंगी सौदागर ने किस्सा बयान करना शुरू किया। फरंगी सौदागर का किस्सा। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। मेरा बाप दलाली खरीदो फरोख्त का काम करता था। बाप के इंतकाल के बाद मैंने भी यही पेशा अपना लिया। एक रोज एक नौजवान घोड़े पर सवार आया और तिल का नमूना दिखाकर कीमत दरियाफ्त की। मैंने 100 दिरहम फीमन भाव बताया। वो कहने लगा कि कोई खरीदार हो तो फुला सराय मुसाफिर खाना मैं आकर मामला तय कर लूं। उसके जाने के बाद मैंने 2 एक ताजरों से 110 दिरहम फीमन के हिसाब से मामला तय कर लिया और उनको लेकर सराय में पहुंचा। कल माल खरीद लिया,
जिसकी कीमत तकरीबन 20,000 दिरहम उस नौजवान को दे दी। उसने 1.5 दिरहम मुझे दिया और बाकी रकम भी मेरे पास अमानत रखवा दी कि जब ज़रूरत होगी ले लूँगा। उसके बाद एक मुद्दत तक वो मुझे नहीं मिला। एक रोज़ बाज़ार में मुलाकात हुई तो मैंने उससे मुतालबा किया कि अपनी अमानत ले जाओ, लेकिन उसने टाल दिया। उसके बाद फिर 1 साल तक मुझे उसकी सूरत नज़र नहीं आई। उसके बाद अचानक मैंने देखा कि वो निहायत उम्दा लिबास पहने हुए घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। बड़े इसरार के साथ मैं उसे अपने घर लाया और जो कुछ मुयस्सर था खाने के लिए पेश किया, लेकिन मेरे ताज्जुब की कोई हद नहीं रही जब मैंने देखा कि वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है। वजह दरियाफ्त की तो उसने आस्तीन से अपना हाथ निकाल कर दिखाया जो कटा हुआ था, और फिर अपना किस्सा यूं बयान किया। हाथ कटा नौजवान का किस्सा। मेरा बाप बगदाद का मशहूर ताजिर था। मुझे बचपन से मिस्र देखने का बहुत शौक था, लेकिन कभी इस तरफ आने का मौका ना मिला। आखिर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैंने अपनी कल जायदाद फरोख्त कर दी और बेहतरीन कपड़ा खरीद कर मिस्र रवाना हो गया। कई मंजिलें तय करने के बाद काहिरा पहुंचा और मसरूर पाशा की सराय में क़याम किया। सुबह को मैंने अपना माल बाजार में दिखाया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। मैं रोज़ाना कुछ माल बाजार ले जाता और उसको फ़रोख्त करके बाकी दिन सैरो तफरी में गुजारता। एक रोज़ एक दलाल मेरे पास आया और कहने लगा कि इस तरह माल फ़रोख्त करने में मुनाफे भी कम होगा और वक्त भी बहुत ज़्यादा लगेगा। बेहतर यह है कि आप मुख्तलिफ बड़ी दुकानों पर अपना माल रखवा दीजिए और उनसे तहरीर करा लीजिए, और आपकी मुकर्ररा कीमत पर माल फ़रोख्त होता रहेगा और आप हफ्ते में 2 बार जाकर रुपया वसूल कर लिया करें। मुझे ये राय पसंद आई और मैंने अपना कल माल बड़ी बड़ी दुकानों पर रखवा दिया। एक रोज़ मैं बाजार में रुपया वसूल करने के लिए गया और एक दुकान पर बैठा हुआ था कि एक बहुत ही हसीन नौजवान औरत कपड़ा लेने आई, और उसकी सूरत देखते ही मैं अपने होशो हवास खो बैठा। कपड़े वाले ने मेरे लाए हुए थानों में से एक थान दिखाया जिसे उसने पसंद किया और कहने लगी उसकी कीमत भेज दूंगी। दुकानदार मेरी तरफ इशारा करके बोला कि ये उनका माल है, मैं कुछ नहीं कह सकता। औरत ने गुस्सा में आकर थान फेंक दिया और ये कहती हुई चल दी कि तुम बड़े बेमरवत हो, जबकि अपने एक पुराने गाहक का भी ख्याल नहीं रखते। मैं इसकी अदा पर आशिक हो गया और आवाज़ देकर उसको बुलाया और थान पेश करके कहा कि आपको इख्तियार है, चाहे कीमत भेजें या ना भेजें। वो औरत थान लेकर चली गई। मैंने कपड़े वाले की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि तुम इस थान की कीमत और मुनाफे की रसीद मुझसे ले लो। उसके बाद मैंने इस औरत का हाल दरियाफ्त किया तो वो कहने लगा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये काहिरा की अमीर औरत है और कभी कभी मेरे यहाँ कपड़ा लेने आती है। मैं वहाँ से उठकर सराय में चला गया, लेकिन रात भर मोहब्बत के अंदाज से मेरा दिल बेकरार रहा और मैं अच्छी तरह से ना सो सका। अगले रोज़ मैं फिर इसी दुकान पर पहुँचा। थोड़ी देर के बाद वो औरत अपनी नौकरानियों के साथ आई और कल वाले थान की कीमत दी। मैंने कहा कि कीमत की कोई इतनी जल्दी नहीं थी, फिर किसी वक्त भेज दीजिएगा। इस पर वो कहने लगी कि आदमी को अपना वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। उसके बाद इधर इधर की बातें शुरू हो गईं और गुफ्तगू के दौरान मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। ये सुनते ही वो वहाँ से उठकर चली गई। मैं भी बेचैन दिल से मजबूर होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर आगे चलने के बाद इसकी एक नौकरानी मेरे पास आई और कहने लगी कि मलका ये फरमाती हैं कि शाम को मेरे मकान पर तशरीफ़ लाइए। इस तरह बाजार में पीछा करना शरीफ लोगों के खिलाफ है। मैंने मकान का पता दरियाफ्त किया। नौकरानी ने मुझे बताया और आगे बढ़ गई और अपनी मलका के साथ चली गई। मैं सराय में वापस आया और बेताबी से शाम का इंतज़ार करने लगा। शौक की आग वादा मुलाकात से और भी भड़क उठी। गर्ज किसी तरह शाम हुई और मैं लिबास बदलकर अपनी महबूबा के मकान पर पहुंचा। वहां मेरी बहुत इज्जत और एहतराम से खातिर तवाज़ो की गई। मकान फर्नीचर और कालीनों से पूरी तरह सजा हुआ था। इधर उधर की बातों के बाद दस्तरख्वान चुना गया और हम दोनों ने खूब सैर होकर खाया और फिर शराब का दौर शुरू हुआ और आधी रात तक खुशी और रंग रिलियों की महफिल गर्म रही। मैंने वो रात वहां गुजारी और सुबह को 50 अशरफियाँ सोने के सके उसकी नज़र करके अपनी रिहाइश की जगह पर वापस आ गया। अब मैं रोज़ाना वहीं रात गुजारता और सुबह को 50 अशरफियाँ देकर सराय में चला आता। यहाँ तक कि मेरा कल सरमाया ख़त्म हो गया। उस वक्त की मैं अपनी हालत बयान नहीं कर सकता। एक तरफ जेब खाली थी और दूसरी तरफ दिल बेचैन। खाली हाथ जाते हुए शर्म आती थी, लेकिन बिल आखिर दिल के तकाजे से मजबूर होकर मैं इस मकान की तरफ रवाना हुआ।
रास्ते में एक जगह कुछ लोग इकट्ठे थे। मैं भी हाल मालूम करने के लिए उनमें घुस गया। इस भीड़ में एक आदमी की जेब मुझे वजनी मालूम हुई और मैंने उसकी जेब में हाथ डाला, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ निकाल सकता, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। फिर मुझे गिरफ्तार करके काजी के सामने पेश किया गया। मैंने जुर्म का इकरार कर लिया। चुनाचे मेरा दायां हाथ काट दिया गया। मेरी मजबूरी पर उस शख्स को रहम आ गया। अगले रोज मैं अपनी महबूबा के मकान पर गया। मेरी उदासी देखकर वो हाल दरियाफ्त करने लगी। मैंने उस वक्त तो बहाना करके टाल दिया, लेकिन आखिर शब को उसने मेरा कटा हुआ हाथ देखकर असल मामले को समझ लिया। सुबह चलने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि अब कहाँ जाओगे? मैंने कहा कि सराय में। वो बोली कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुमने मोहब्बत का ऐसा सबूत दिया है जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। अब मेरी बारी है, तुमसे जिंदगी भर जुदा नहीं होना चाहती। चुनाचे उसी वक्त काजी साहब को बुलाया और हम दोनों का निकाह हो गया। उसके बाद उठकर वो अंदर गई और वो सारी अशरफियां जो मैंने उसको दी थीं उठाकर मेरे सामने डाल दें और अपना कल सामान और दौलत मेरे सुपुर्द कर दिया। हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन इस औरत ने वफा ना की और चंद ही माह बाद बीमार होकर मर गई। उसकी मौत से मैं ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि काहिरा में रहना मुश्किल हो गया। चुनाचे अब मैं दिल बहलाने को मुल्क दर मुल्क घूमता फिरता हूँ। ये कहानी सुनाकर हाथ कटे नौजवान ने अपना तमाम रुपया जो मेरे पास अमानत था मुझ ही को बख्श दिया। मैं इसकी बड़ी हिम्मत और नरम दिली से इतना मुतासिर हुआ कि अपना मालो असबाब भी फरोख्त करके उसके साथ सफ़र के लिए घर से निकल खड़ा हुआ। मुख्तलिफ शहरों में घूमते हुए यहाँ आ गया। वो जवान मुझसे जुदा होकर फारिस की तरफ चला गया और मैं बादशाह सलामत की सल्तनत में अपने दिन गुजार रहा हूँ। ये किस्सा सुनकर बादशाह ने कहा कि तुम्हारा वाकया इस कबड़े के किस्से से ज़्यादा अजीब नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे कत्ल का हुक्म देना पड़ेगा। ये सुनकर मोदी आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा कि आलम पना, मैं भी एक सरगुज़श्त सुनाना चाहता हूँ जो मुझे उम्मीद है इस कबड़े के किस्सा से ज़्यादा दिलचस्प होगी। मोदी का किस्सा। मोदी ने कहा कि उसी शहर के अंदर चंद रोज़ हुए एक जगह खाने की दावत थी और उसमें मैं भी शामिल था। जब खाना चुना गया उसमें और बेहतरीन खानों के साथ लहसुन पिलाव भी था। हम लोग बड़े लुत्फ से खाना खा रहे थे। जब लहसुन पिलाव की बारी आई तो एक नौजवान ने पिलाव खाने से इनकार कर दिया, बल्कि दस्तरख्वान से ही हटकर बैठ गया। जब घर वालों ने इसरार किया तो इसने इस शर्त पर पिलाव खाने पर रजामंदी जाहिर की कि खाने के बाद 120 मरतबा उसके हाथ साबुन और संदल से धुलवाए जाएं। हम सब हैरान हुए ही थे कि वो नौजवान अपने हाथ दिखलाकर कहने लगा कि हजरत, इस पिलाव की बदौलत में अपने अंगूठे खो बैठा हूँ। और वाकई उसके अंगूठे कटे हुए थे। सब लोगों का शौक बढ़ा कि किस्सा जरूर सुनना चाहिए। हाजरीन ने इसरार करके इसका किस्सा सुना। नौजवान की हिकायत है। मैं बगदाद के एक ताजिर का लड़का हूँ। मेरे वालिद कुछ ज्यादा दौलतमंद नहीं थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो काफी कर्ज उनके जिम्मे था। मैंने दुकान खोली और कारोबार शुरू कर दिया। कुछ जायदाद फरोख्त करके कर्ज अदा किया, कुछ रुपया दुकान में लगाया। बहरहाल काम मेरा चल निकला। एक रोज सुबह सवेरे एक निहायत हसीन औरत चंद नौकरानियों के साथ मेरी दुकान पर आई और महंगे कपड़े के थान तलब किए। मेरे पास तो इतना कीमती कपड़ा कहाँ था। बराबर के दुकानदार से लाकर मैंने इसको दिखाया। उसने चंद थान पसंद किए और साथ लेकर चली गई। मैं इसको देखकर हैरान हो गया था। चुनाचे मैंने रुखसत होते हुए न तो कीमत को कहा और न ही उसका पता मालूम किया। हुस्न के दबदबे से मैं जुबान तक न हिला सका। जब वो औरत जा चुकी तो मैंने अपनी हालत पर गौर किया कि तकरीबन 5000 दिरहम का कपड़ा दूसरों से लेकर दे तो दिया है, लेकिन अदायगी की तदबीर क्या होगी। मैं तमाम दिन और रात फिक्र और उसकी याद में परेशान रहा। अगले रोज मैंने दुकान खोली और अभी पूरी तरह सफाई भी नहीं की थी कि वही औरत अपनी नौकरानी के साथ आई और दिरहमों की थैलियां मेरे सामने डालकर कहने लगी कि कल कीमत देना भूल गई थी, ये दिरहम गिन लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और दिरहम गिनने लगा, लेकिन मेरे जज्बाते मोहब्बत बहुत ज्यादा बेदार हो गए। जी चाहता था उसके कदमों में सर रखकर अपने दिल की बात करूं। दिरहम गिनते वक्त मैं बराबर हैरान कुन आंखों से उसके रोशन चेहरे की बुलाएं ले रहा था और बार बार मेरे होश बहक जाते थे। गालिबन वो मेरी कैफियत को समझ गई थी, क्योंकि वो खामोश बैठी हुई मेरी हरकत पर मुस्कुरा रही थी। बहरहाल कीमत मेरे हवाले करके वो नाज़नीन वापस चली गई और मेरे सब्र करार को भी अपने साथ ही ले गई। फिर 1 माह तक मैंने उसको नहीं देखा।
लेकिन इस दौरान में मैं 1 मिनट के लिए भी उसको नहीं भूला। रातों को ख्वाब में वही हसीन चेहरा नजर आता। तमाम दिन उसकी राह को देखते देखते जिस तरफ से वो दोबारा आई थी, मेरी आंखें थक जाती। 1 महीने के जानलेवा इंतजार के बाद एक रोज उसकी नौकरानी आई और कहने लगी कि हमारी बेगम ने तुम्हें सलाम कहा है और खैरियत पूछी है। मैंने इस नौकरानी के जरिए अपना हाल दिल उस खातून तक पहुंचा दिया और कह दिया कि अगर आपने तवज्जो ना की तो मैं जिंदा न रह सकूंगा। चंद रोज बाद फिर वो नौकरानी आई और कहने लगी कि हमारी बेगम खुद भी तुम्हें चाहती हैं। वो मलका ज़ुबैदा की प्यारी नौकरानी हैं। उन्होंने मलका से दरख्वास्त की थी कि वो तुमसे शादी की इजाज़त दें। मलका ने कहा है कि वो पहले तुम्हें देखना चाहती हैं। चुनाचे आज तुम दजला दरिया के करीब मस्जिद ज़ुबैदा में ठहरो। रात को किसी वक्त हमारी खातून खुद आकर तुम्हें ले जाएगी। ये अच्छी खबर सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। दुकान से उठकर मैंने गुस्ल किया और अपनी हैसियत के मुताबिक उम्दा लिबास पहना और मगरिब के बाद मस्जिद ज़ुबैदा के पास जाकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में वो दुनिया को मार डालने वाली खूबसूरत औरत एक कश्ती में आई और मेरे पास बैठ गई। जज्बात की ख्वाहिश से मेरी जुबान बंद थी। मैंने अपना सर उसके कदमों में रख दिया और अपने आंसुओं से उसके पैरों को गीला कर दिया। उसने मोहब्बत से मेरा सर उठाया और सीने से लगाकर देर तक तसल्ली देती रही। फिर मुझे एक संदूक में बंद करके कश्ती में रखा गया और वो कश्ती मलका ज़ुबैदा के महल के करीब ठहरी। चंद गुलामों ने वो संदूक उठाकर मलका के सामने ले जाकर रख दिया। गुलामों के चले जाने के बाद मलका ज़ुबैदा ने मुझे बाहर निकलवाया और मेरे हालात और ख़ानदान के बारे में पूछा। फिर खुश होकर फरमाया कि मैं तुम्हारी शादी अपनी प्यारी नौकरानी से करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसको खुश रख सकोगे। मैंने झुककर मलका के कदमों को चूमा और हाथ बांधकर खड़े होकर अर्ज किया कि मैं उनकी खुशी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। मलका ने हुक्म दिया कि उसको अलग मर्दाना हिस्से में रहने की जगह दी जाए, क्योंकि खलीफा की इजाज़त के बगैर शादी ठीक नहीं। और मलका ने वादा फरमाया कि खलीफा से मैं खुद इजाज़त हासिल करूंगी। लिहाजा मुझे एक बहुत खूबसूरत जगह रहने के लिए दे दी गई। दिन में 2-4 बार वो महबूब नौकरानी मेरे पास आती, 2-4 प्यारो मोहब्बत की बातें करती, मेरे दिल के ज़ख्म पर अपनी तसल्ली का मरहम रखती। इसी तरह दिन गुजरे। आखिर एक रोज़ मलका ने मेरी शादी की इजाज़त हासिल कर ली और काजी साहब को बुलाकर निकाह कर दिया गया। सबको खाने से फारिग होकर मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया और उसके करीब बैठा तो उसने एकदम ज़ोर से शोर मचा दिया कि दूर हो जा, मेरे करीब ना आ। मैं सख्त परेशान था कि मामला क्या है। इतने में नौकरानियां जमा हो गईं, लेकिन मेरी दुल्हन बराबर इसरार करती रही, उसको दूर हटाओ। जब मैंने वजह पूछी तो वो कहने लगी कि तुम्हें किसी बेवकूफ़ ने सिखाया था कि लहसुन पिलाओ खाओ। तुमने साबुन संदल से हाथ साफ नहीं किए। बू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। तुम इस काबिल नहीं कि किसी अच्छी सोहबत में जा सको। तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। चुनाचे उसने मेरे हाथों और पैरों के अंगूठे कटवा दिए और अहद किया कि आइंदा मैं लहसुन पिलाओ नहीं खाऊंगा या खाने के बाद साबुन और संदल से खूब हाथ धो लिया करूंगा। 2-4 रोज़ में मेरे ज़ख्म अच्छे हो गए और वो मेरे साथ प्यारो मोहब्बत से रहने लगी और अक्सर मुझे प्यार करके अपनी ज़्यादती की माफ़ी मांगा करती। वो कहा करती थी, नौकरानी होने के बावजूद महल में रहने से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और इसी वजह से इस वक्त गुस्सा में मुझसे ये हरकत हुई। बहरहाल आइंदा ज़िंदगी में बहुत बावफा बीवी साबित हुई, लेकिन 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रही। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक के बाद दूसरे 4 निकाह किए, लेकिन चारों बीवियां मर गईं। मैंने दिल बर्दाश्ता होकर वतन छोड़ दिया और जगह जगह सैरो तफरी करता हुआ फिर रहा हूँ। मोदी की कहानी सुनकर बादशाह ने कहा कि तुम्हारी कहानी भी इस कबड़े के वाक़या से ज़्यादा अजीब नहीं है। फिर हकीम की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि कुछ कहना चाहते हो? हकीम ने कहा, जहाँ पना मेरा किस्सा भी सुन लें, शायद वो इस कबड़े के किस्सा से ज़्यादा अजीब है। प्यारे सामीन किराम, स्टोरी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।